तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ह्यूमन डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 49 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सूच होता है वहां पर एक बंदे से वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उससे पूछ रहा होता है कि उनका डिमोनिक पास सिंडिकेट कहां पर है, उसके ग्रुप लीडर कहां पर है। तो इसी के साथ ही वो उसे वहां पर अपने कमांडर के बारे में बताता है कि जिस बंदे को तुम लोगों ने मारा था वो कमांडर का रिलेटिव है, इसी वजह से कमांडर जहां पर तुमसे बदला लेने के लिए जरूर आएगा। तो माजू से कहता है क्या तुम मुझे अपने कमांडर के पास लेकर जा सकते हो, अगर हम लोग उसके पास जाए तो हो सकता है कि मैं उसे जाकर माफी मांग सकूं, तब मुझे मसला शांत हो जाए। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि नहीं, तुम उसे जाकर माफी नहीं मांग सकते, क्योंकि उसे पता चल गया होगा कि हम लोग अपने मिशन में फेल हो चुके हैं, और अगर हम लोग अपने मिशन में फेल हो चुके हैं तो हमारी नजर उसकी नजर में हमारी वैल्यू भी बिल्कुल जहां पर एक टारगेट की तरह ही होगी। वो हमें जहां पर मारने के लिए आता ही होगा और तुम्हें भी जहां पर आकर मार डालेगा। तो ह्यूमनली डिमन कहता है कि ह्यूमन डिस्ट्रॉयर, मुझे लगता है कि जहां पर कुछ लोग तुम्हारी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो माजू कहता है कि हाँ, मुझे महसूस हो रहा है कुछ लोग जहां पर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसी के साथ ही माजू कहता है कि अब इसका मतलब यह है कि हमें उससे मिलने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद यहाँ पर आ रहा है। अगर उनकी स्पीड और उनकी डायरेक्शन को देखा जाए तो बड़ी तेजी के साथ यहाँ पर पहुंचने वाले और जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसी के साथ ही मासूज होता है मैट डीमन से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बात के ऊपर भरोसा करके जो तुमने कहा था वही आजमाने वाला हूँ। और इसी के साथ ही मैट डीमन उसे कहता है कि क्या वाकई में तुम मुझे करने वाले हो। माय लॉर्ड, मुझे लगता है कि ये जरूर काम करेगा, मैंने आपसे कहा था ये जरूर काम करेगा, और आप यहाँ पर इसको ट्राई करके तो देखें। और इसी के साथ ही शैडोलेस मोनार्च जो होता है वो साथ फ्लावरलेस मोनार्च की तरफ देखता है, और दोनों वहां पर आपस में सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, इन दोनों में आपस में क्या बात की थी। तो इसी के साथ ही 2 दिन पहले का सीन दिखाता है कि रात के वक्त माजूज होता है जब यहाँ पर बात कर रहा होता है। तो इसी के साथ मैट डीमन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि माय लॉर्ड यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो आपके चेहरे में है। अगर आप यहाँ पर एक डिमोनिक कल्टीवेटर दिखना चाहते हो तो आपका चेहरा बिल्कुल डिमोनिक कल्टीवेटर्स की तरह ही होना चाहिए। चेहरे के ऊपर बहुत सारे स्कार्स होने चाहिए, और साथ ही आपके जो आंखों का कलर है वो भी यहाँ पर रेड होना चाहिए, ताकि सभी लोगों को ऐसे लगे जैसे आप बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। आपका चेहरा बहुत ज्यादा शांति प्रिय, ऐसे लगता है जैसे कोई बहुत ही मासूम सा प्रिंस हमारे सामने खड़ा हो। इसी वजह से आपके चेहरे को देखकर लोग डरते नहीं हैं। आपकी इस शक्ल की वजह से आप काफी ज्यादा कमजोर दिखाई देते हैं। इसी वजह से रास्ते में उस लड़के ने भी आपके ऊपर अटैक किया था, और साथ ही उस दिन वहां पर वो गार्ड्स भी आपके सामने चिल्ला चिल्लाकर बातें कर रहे थे। तो माजू से कहता है कि तुम यहाँ पर ये चाहते हो कि मैं अपना चेहरा बदलूं, जहाँ पर अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगाऊं। तो वो उसे कहता है कि हाँ माय लॉर्ड, मैं यही चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पर किसी के सामने अपनी ट्रू स्ट्रेंथ नहीं दिखा सकते, क्योंकि हर मौके पर आप अपनी ट्रू स्ट्रेंथ तो नहीं दिखा सकते, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर एक ऐसा चेहरा हो जिसे लोग देखते ही डर जाएं, तो मुझे लगता है कि फिर यहाँ पर आपकी बात बन सकती है, और कोई भी आपसे यहाँ पर अननेसेसरी फाइट नहीं करेगा, जैसा कि कल जहाँ पर हमारे हाथ से हुआ था, एक बंदा हमारे हाथ से मर गया। अगर वो आपका चेहरा देख लेता और उसे पता चलता कि आप भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, तो इसी के साथ ही वो कभी भी आपको धक्का देने की कोशिश नहीं करता, मेरे हाथ से नहीं मारा जाता। तो आपको बस यहाँ पर वक्त वक्त अपनी शक्ल को बदलना होगा, यानी कि अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगा सकते हैं जब आप यहाँ पर किसी को अपना रूड फेस दिखाना चाहते हो। तुम्हारा सीन प्रेजेंट में आता है, तो माजू से कहता है कि मैं डीमन में यहाँ पर तुम्हारी बात मानकर अपने आप को ह्यूमन डिस्ट्रॉयर बनाने वाला हूँ। और साथ ही उसे कहता है कि लड़के तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा अपने आप को लकी समझना चाहिए, क्योंकि तुम वो पहले इंसान हो जो यहाँ पर मेरा दूसरा रूप देखने वाले हो, यानी कि वो लड़का, यानी वो असैसिन जो इसके ऊपर अटैक करने के लिए आया था। और इसी के साथ ही माजू अपने चेहरे पर हाथ फेरता है, अपनी ट्रांसफिगरेशन आर्ट को यूज करते हुए अपने आप को ह्यूमन डिस्ट्रॉयर में चेंज कर लेता है। तो जब वो अपने आप को ह्यूमन डिस्ट्रॉयर में चेंज करता है तो ये देखते वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो माजू वहां पर डिमोनिक स्माइल देते हुए कहता है तो अब यहाँ पर वक्त है उन सभी लोगों को पकड़ने का जो हमारे पर अटैक करने के लिए आने वाले हैं। तो पवेलियन के बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कुछ लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं। कहता है कि मुझे लगता है कि जियांगर पवेलियन में कुछ ना कुछ तो हुआ है। दूसरा उसे कहता है वो क्यों, तो वो कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर उन लोगों ने अपनी सारी लाइट्स को ऑफ कर दिया है। जियांगर पवेलियन तो पूरी रात खुला रहता है, जहाँ पर उसकी लाइट्स यहाँ कभी भी बुझती नहीं है, लेकिन आज यहाँ पर उन लोगों ने शाम होने से पहले अपनी लाइट्स को क्यों बंद कर दिया, लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो दूसरा उसे कहता है कि थोड़ी देर के लिए उन लोगों ने यहाँ पर इसको बंद कर दिया होगा, शायद मेंटेनेंस चल रही होगी। और अंदर का सीन दिखाता है कि वहाँ पर पवेलियन मास्टर जो होते हैं उन लोगों से कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर कुछ देर के लिए अपने पवेलियन को बंद करने वाले, इसी वजह से प्लीज कस्टमर सारे यहाँ पर इस पवेलियन से दूर रहें। इसी के साथ दिखाता है कि वहाँ पर डिमोनिक पाथ के कमीने ने अपना नाइफ जो होता है मास्टर बो के पीछे रखा होता है, और उसे कहता है कि चलो जल्दी से अब यहाँ पर इसी तरह से नोटंकी करते रहो, किसी को भी अंदर मत आने देना। फिर साथ ही कहता है कि मैं अंदर लेकर चलो, और वहाँ पर उन्हें बाकी के जितने भी लोग होते हैं जो पहले से मौजूद हैं उन सभी लोगों को बंदी बनाकर रखा होता है। फिर साथ ही वो सभी लोग ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं, ताकि वो जाकर ऊपर दरवाजे के अंदर जाकर, यानी कि उस सिग्नल हॉल के अंदर जाकर माजू के ऊपर अटैक कर सके। लेकिन जैसे वो दरवाजे के बाहर आकर खड़े होते हैं तो माजू उनसे कहता है कि तुम सभी लोग, मुझे पता है कि यहाँ पर आ चुके हो, फिर यहाँ पर खड़े होकर यहाँ छुपने का क्या फायदा है, जल्दी से अंदर आ जाओ। क्या तुम यहाँ पर चूहों की तरह छुपकर अंदर अटैक करने वाले हो। तो इसी के साथ दरवाजा खुलता है, वहां पर से उनका जो कमांडर होता है वो अंदर आ जाता है। तो कमांडर जैसे वहां पर अंदर आता है, सबसे पहले उनका जो अपना असैसिन साथी होता है वो ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है। तो वो वहां पर उसे देखता है, तो माजू कहता है जिस तरह से यहाँ पर इस बंदे से डर रहा है, मुझे लगता है कि बाहर से आने वाला जो बंदा है इसका कमांडर है, यानी इसका यूनिट लीडर हो सकता है। कमांडर जैसे वहां पर अंदर आता है, अंदर आती वो अपने असैसिन से कहता है कि तुम्हारे बाकी के सभी साथी मर चुके हैं, लेकिन तुम यहाँ पर अकेले सर्वाइव
सर्वाइव कर पाए हो और तुम अकेले यहाँ पर जिंदा बचे हो। मुझे लगता है कि तुमने इन लोगों के साथ डील कर ली है, तो तुम्हें यहाँ पर खुद अपनी जान लेनी होगी, वरना मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगा। तो इसी के साथ ही वो सैसन उसे कहता है जी सर, जैसा आपका ऑर्डर मैं वैसे ही करूंगा। और साथ ही वो अपनी जुबान बाहर निकालता और अपने दांतों के साथ उसको बाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा जू अपनी उंगली उसके मुंह के अंदर डालकर उसको वहां पर बाइट करने से रोक देता और कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि तुम यहाँ पर मेरे प्रिजनर की जान ले सकते हो? इस वक्त जो मेरा कैदी और मैं यहाँ पर इतनी आसानी से मरने कैसे दे सकता हूँ? तो यूनिट लीडर उसे कहता है कि बच्चे, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम इस वक्त किसके सामने खड़े हो? तुम्हारा जू से कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं यहाँ पर किसके सामने खड़ा हूँ, और इस वक्त मैं इंदर हाल के अंदर हूँ, जियांगान के बेस्ट पवेलियन में, और ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव और कोजी प्लेस है, और तुम्हें नहीं लगता कि इस जगह को सिर्फ और सिर्फ मेरे जैसा ही एक महान इंसान ही इसको अफोर्ड कर सकता है? तो यूनिट कमांडर उसे कहता है अब जल्दी से बताना स्टार्ट करो कि तुम कौन हो, क्या तुम म्यूरम अलायंस से हो? और अगर तुम वाकई में यहाँ पर म्यूरम अलायंस से हो भी तब इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम म्यूरम अलायंस हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जहाँ पर चाहे जिसको चाहे जहाँ से मार सकते हो। तुम्हारे पास थोड़ी सी बैकग्राउंड क्या आगे, तुम यहाँ पर मेरे सामने शाने नहीं बन सकते। और साथ ही वो अपने बाजू के अंदर से ब्लेड निकाल लेता और उसे कहता है कि आज यहाँ पर तुम मरने वाले हो, मुझे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, आज तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मरोगे। तुम्हारा जू अपनी तलवार उठाता और उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि ये फैक्ट यहाँ पर चेंज होने ही वाला है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे हाथ से बिल्कुल भी नहीं मरने वाला। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे मार पाओगे? लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ। और इसी के साथ यूनिट लीडर वहां पर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। तुम्हारा जू सोच रहा था मुझे लगता है कि ये वाकई में यहाँ पर मुझे अटैक करके मुझे मारना चाहता है, और इसी के साथ ही वो कहता है कि अब देख जाए कि तुम मेरे सामने कैसे बच पाओगे। मुझे वन ब्लेड सेवरिंग कहा जाता है क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक के साथ अपने ब्लेड्स को यूज करते हुए सामने वाले को काट फाड़ देता हूँ, और तुम्हें भी यहाँ पर इस तरह से मैं काटने वाला हूँ। आज यहाँ पर मैं अपने ब्लेड से तुम्हारा सर काटूंगा। तुम्हारा जू भी अपनी तलवार उठाता है और उसे कहता है कि चलो ठीक है, देख लेते हैं कौन किसका सर काटता है। और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, और जैसे हमारे जू के करीब पहुंचता है तुम्हारा जू कहता है जिस तरह से इसका निकनेम है, निकनेम के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इसके स्ट्राइक के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी है, यानी कि ये काफी ज्यादा कमजोर है। और हमारा जू वहीं पर अपनी तलवार को घुमाकर उस अटैक को वहां पर ब्लॉक कर लेता है, और इस बात से वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो यूनिट लीडर कहता है कि यहाँ पर अचानक से हुआ क्या, इसने यहाँ पर मेरे अटैक को इतनी आसानी से ब्लॉक कैसे कर लिया? मेरी स्पीड इससे ज्यादा थी, मुझे यहाँ पर एक हिट में इसको मार देना चाहिए था। और इसी के साथ ही यूनिट लीडर यानी कमांडर पीछे की तरफ हट जाता है, और पीछे हटने के बाद कहता है क्या तुम यहाँ पर अपनी तलवार निकालोगे? नहीं, क्योंकि हमारा जू जो होता है वहां पर मियान के साथ अपनी तलवार को यूज कर रहा होता है। तो हमारा जू से कहता है कि मैं यहाँ पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि अगर मैं अपनी तलवार को अनशीथ करूंगा तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी जान यानी कि तुम्हें मारे बिना यहाँ पर तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकता हूँ या फिर तुमसे फाइट कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं तलवार निकालूंगा तुम मर जाओगे। तो ये बात सुनते ही कमांडर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि इस कमीने की हिम्मत तो देखो, यहाँ पर इसने मेरे सामने क्या बात कर दी, से लगता है कि मेरी जो स्किल्स हैं वो इसके स्किल से बहुत ज्यादा कम है। पर कमांडर के बारे में एक बात बताई जाती है कि कमांडर जो है ये एक बहुत ही समझदार इंसान है, ये आसपास की जितनी भी सिचुएशन है उसको अच्छी तरह समझ लेता है, इसे पता होता है किसके ऊपर अटैक करना और किसके ऊपर नहीं। इसी वजह से यहाँ पर कमांडर रैक तक पहुंच पाया है। तो वो वहां पर उसको देखने के बाद उसकी अपीयरेंस और साथ ही वहां पर उसके एटीट्यूड को देखने के बाद से महसूस होता है कि इस बंदे के साथ फाइट करना इतना भी आसान नहीं है, और ये बंदा किसी भी एंगल से म्यूरम अलायंस का दिखाई नहीं देता। जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 49 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि कमांडर यहाँ पर क्या हमारे जू के हाथ से मरने वाला है या फिर हमारा जू इनके साथ कोई डील करने वाला है।